ओके, इसको ऐसे कर देता है। इसको जो इसमें मान लो सेल्स भी आप डाल दो, सेल्स ऑलरेडी है, प्रॉफिट डाल दो, ठीक है, यू कैन पुट प्रॉफिट, सो यू गेटिंग दिस काइंड ऑफ आउटपुट। इसको स्कैटर प्लॉट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने आती पहले एवरेज विद 95 CI, CI मीन्स कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। देखो आपको एक एवरेज लाइन मिलती है, एक यहाँ पे जब CI आप करते हो 95% और आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये इसकी CI की फॉर्मेटिंग यहाँ पर ये है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो पार्ट है आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको ये देता है, अगर आप यहाँ पर जाएं और इस एरिया में आप देखेंगे नोट एंड ट्रेड लाइंस ऑप्शंस एंड शो द ट्रेड लाइंस, सो विल गेट दिस इज अ ट्रेड लाइंस। 1 मिनट। अब आउटपुट आपके सामने है, ठीक है, यू हैव द आउटपुट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आउटपुट बेसिकली करता क्या, ये है क्या एक्चुअल में। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, पहले तो आप मुझे वो बताओ। बताइए, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो क्या सर? कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या करता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है। देखो समझाता हूं, आपके पास कोई भी डेटा होगा। देखो एक चीज याद रखो, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि टैबलू और या कोई भी BI टूल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखो डेटा एनालिस्ट ना और बिजनेस एनालिस्ट एक जॉब के साथ साथ ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की। ये जो बैक एंड वाली जॉब्स होती है ना, ये वेबसाइट और ये टेस्टिंग वगैरह की जो जॉब्स होती है ना, ये आपको अगर आज आप अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे ना, कल निकाल देगी, उस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ कि मैं हर जगह काम कर चुका हूँ, मतलब मैंने देखा है। ये वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, अच्छा काम नहीं दोगे ना, निकाल देगी कंपनी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बंदा डेटा में कंपनी के लिए काम कर रहा है ना, उसको निकालने से 10 बार पहले 10 बार सोचती है, चाहे वो कितना भी खराब काम करता हो। उसका रीजन ये नहीं है कि उसकी स्किल्स कम है या उसको दूसरा बंदा नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में 6 महीने काम किए, ठीक है, तो आपको ये 6 महीने में मान लीजिए आपने सिर्फ एक काम किया, लेकिन 5 महीने आपको ट्रेनिंग दी कंपनी ने, डेटा की कंपनी, तो कंपनी ने आपको बिजनेस समझाने में 5 महीने लगा दिए, ठीक। फिर आप काम करोगे धीरे धीरे, एक मान लीजिए 1 साल आपने काम किया, तो आपने बिजनेस समझा, चार्ट चार्ट्स नहीं बनाए आपने, आपने बिजनेस को समझा, उस बेसिस पे आप चार्ट दे रहे हो, उस बेसिस पे आप डेटा दे रहे हो। अब अगर आपको कंपनी निकालेगी, उसे एक नया बंदा हायर करना पड़ेगा, उसे पूरा बिजनेस समझाना पड़ेगा फिर से, सब कुछ। और पर कोई गारंटी नहीं वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए सब कंपनी सोचती है यार जो काम कर रहा है उसी से अच्छा काम निकलवाओ, ठीक है। अब वहीं पे आप दूसरी प्रोफाइल को देखोगे, तो अब अच्छा काम नहीं करो, कंपनी निकाल देगी, दूसरे बंदे को लेगी, और उसको वो काम बिजनेस उसको उतना समझाना नहीं, क्योंकि उसका मेन काम सारा टेक्निकल वाइज, सारा टेक्निकल है। तो बोलेगी ये है, ये प्लगइन बना दो, ये देखो, ये टेस्ट कर लो, या फिर ये बोलेगी कि भैया ठीक है, ये APIs वगैरह कॉल सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सिंपल इज दैट, इतना डिफिकल्ट नहीं है, और उनका जॉब भी बड़ा हेक्टिक होता है। डेटा वाले बंदे के साथ ऐसा नहीं है। डेटा वाले बंदे के साथ बहुत बहुत ज्यादा इज्जत है, आपको मैं ऑनेस्ट बोलूँ तो। हर कोई पंगे नहीं लेता डेटा वाले से। द रीजन इज क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। डेटा वाले जो जिस कंपनी में प्रोफाइल होती है ना डेटा की, आप सर्विस बेस्ड कंपनी में रहो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड में, हेटक ज्यादा हो सकता है सर्विस बेस्ड में, वो मैं मान सकता हूँ। प्रेशर वाइज भी ज्यादा होता है, डिलीवरी वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के, चार्ट्स वगैरह बनाने में, वो मैं मान सकता हूँ। लेकिन
जो एक रिस्पेक्ट और टाइम पीरियड है ना वो कम होता है, मतलब आपको निकालने का और रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, और आपको निकालने का जो टाइम पीरियड्स होते हैं वो लेस होते हैं, चांसेस लेस होते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स जानते हैं। तो अब पहले दिन ही मैंने बोला था कि ये सब विजुलाइजेशंस वगैरह सेकेंडरी है, ये सब तामझाम करना ना, कलर वगैरह डिजाइन करना, ये सब सेकेंडरी है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं पता है, अब चलो ठीक है, इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं कि नहीं पता है। द थिंग इज ये वैसे बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जो क्लास 12 तक का है। तो मेरा कंसर्न पहले दिन ही बोला था कि आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूँ, अब ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको कैसे बताऊं मैं, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, बेस थ्योरम्स में यूज किया जाता है। इसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ठीक है, दैट दिस मच कॉन्फिडेंस आई हैव एंड दिस इज एक्चुअल आउटपुट वी हैव। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। सो ऐसे रीड किया जाता है। तो क्या संभावना है कि आपका कोई डेटा का आउटपुट ये आएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता तब आप जाके निकाल पाते हो। सो माई थिंग इज, 1 मिनट गाइस। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है ना इसे बेस थ्योरम बोलते हैं। अब आप किसी रिपोर्टिंग बना रहे हो, आपने ये फॉर्मूले से आउटपुट निकाला, तो कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं कि आपको ये फॉर्मूला आता है कि नहीं, लेकिन ये आपके लिए मतलब है, ठीक है, आपको फॉर्मूले का मीनिंग पता होना चाहिए कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने अगर रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरीके से, तो आपको आपको ये चार्ट का मीनिंग पता होना चाहिए भाई। कि अगर मैं बोलूं ये लिखा है एस के इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड, या and if I am writing this sk is equals to 3 mean deviation minus mean, ठीक है, तब जाके एसक्यूनेस निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए एसक्यूनेस क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या मतलब होता है, जो आपका डेटा असिमेट्रिक हो वो एसक्यूनेस होता है, और जो सिमेट्रिक हो वो सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। उससे क्या फायदा होता है डेटा में भाई, उससे फायदा होता है कि आपका डेटा प्रॉपर आपके आउटपुट्स आ रहे होते हैं। So in short, if you are little understandable in statistics, तभी आप जाके चार्ट्स के बेटरमेंट को आप समझ पाओगे। मेरा कंसर्न ये है आपसे, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको स्टैटिस्टिक्स किस लेवल पे आती है, मेरे को फर्क पड़ता है कि आप चार्ट को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स आती है कि नहीं आती, ठीक है, ओके, दैट इज माय कंसर्न। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये थोड़ा सा ज्ञान हो गया। अब आप देख लो भाई कि आपको कैसे डेटा की प्रोफाइल में जाना है। ये सिर्फ इस प्रोफाइल के लिए नहीं है, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस जब भी डेटा एनालिस्ट या बीआई के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, अगर सीक्वल का इंटरव्यू है तो वो आपसे प्रोग्रामिंग पूछ सकता है, लेकिन बाकी हर जगह वो सिर्फ आपकी नॉलेज देखते हैं कि आपको स्टैट्स कितने अच्छे से आता है। इसीलिए जो बाकी इंटरव्यूज होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, और टेक्निकल इंटरव्यूज की ना लाइन लगी है बाहर मार्केट में, लोग बहुत सारे हैं। मतलब अगर आप एक जॉब लिखते हो ना कि आप पाइथन डेवलपर हो, तो 10 लाख लोग के 10 लाख लोगों को पाइथन आता होगा। लेकिन अगर कोई लिखता है कि ही इज गुड इन पाइथन विद डेटा साइंस या पाइथन विद ईटीएल, तो अगर 10 लोग अप्लाई करते हैं, भले 10 लोगों को आता हो पाइथन, लेकिन अगर 10 लोग के 10 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें सिलेक्शन सिर्फ 2 का ही होगा। द रीजन इज क्योंकि उन्हें पाइथन नॉलेज के लोग नहीं चाहिए, वो तो 10 के 10 मिल रहे हैं उन्हें। उन्हें डेटा अंडरस्टैंडिंग वाले लोग चाहिए जो आपके रिज्यूमे में मिसिंग है।
मतलब जो वो नहीं देख रहा है रिज्यूमे में, बट इंटरव्यू के टाइम पे वो वही देख रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स, जर्नल स्किल्स। टेक्निकल स्किल आपकी पाइथन हो सकती है, सीक्वल हो सकती है, टैबलू एक टूल है, तो आप ये बोल सकते हो इसको भी आप जर्नल स्किल ही में डालते हो, विजुअलाइजेशन स्किल्स बोलते हैं। ठीक है। बट अगर मैं आपसे एक्चुअल में पूछूं कि आप क्या करते हो टैबलू में, तो आप बोलोगे कि आई एम गुड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, आई नो स्टैटिस्टिक्स, आई कैन मेक बिजनेस बेटर अंडर बाय माय पर्टिकुलर नॉलेज, आई मेक बिजनेस बेटर एंड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन माय एनालिसिस। क्योंकि आप देखो, अगर आप गलत आउटपुट दोगे ना तो पूरे बिजनेस को लॉस है। तो सोचो आपके ऊपर डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। ओके, तो जब आपके ऊपर इतनी सारी डिपेंडेंसी, तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से काम करना है। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है यार, मैं इसलिए इतना थोड़ा सा मेहनत करके आपको समझा रहा हूँ। रीजन इज, अगर आप बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे मुझे, तो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे थोड़ी दिक्कत हो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को बहुत सीरियसली लेके लो, मैंने शुरू से बोल रहा हूँ। नहीं तो चार्ट बनाने मेरा क्या जाएगा, मैं बना के निकल जाऊंगा। राइट। चलो, तो यहाँ पे देखो, मैंने एंटायर टेबल लिया है, एवरेज निकाला और सीआई किया। तो सीआई क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ टाइम ऑन एन एवरेज, मतलब इतना सेल और प्रॉफिट का ये एक एवरेज है। इंटरवल टाइम मतलब इतने इस बीच में रहता है, सेल एंड प्रॉफिट सब कैटेगरी के बेस पे। ओके, बैंड के हिसाब से जाऊंगा तो पूरा कवर कर लेगा। इट विल कवर द होल थिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर आप देखो, सेल्स को भी मुझे मिनिमम चाहिए या कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ कांस्टेंट जो भी आएगी उस कांस्टेंट में आएगा। सम के हिसाब से आऊंगा तो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखो, ये जो बबल्स है ना, उस बबल के बेस पे वो दे रहा है। बबल्स है, देखो बीच बीच में बबल्स है, उस कैटेगरी के बेस पे वो दे रहा है। ये रहा सेल्स। तो बैन फ्रॉम सम ऑफ सेल, कंप्यूटेशन करना या वैल्यू में जाना, वो आपके ऊपर है कि आप कंप्यूटेशन करते हो। टूल टिप ऑटोमेटिक है। ठीक है। सेल में जाना या कोई नया पैरामीटर सेट करना, तो नया पैरामीटर सेट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो एवीजी समथिंग लाइक दिस, आई एम राइटिंग इट। ओके, वैल्यू फ्लोट में रहेगी, डिस्प्ले फॉर्मेट 1 में रहेगा ये, या परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में आप ले सकते हो, डेसिमल 2 में आएगा। करंट वैल्यू 1 है एंड यू कैन डिसाइड योर ओके, समथिंग लाइक दिस यू कैन डिसाइड इट। या फिर आप रेंज में चाहिए तो आप रेंज में दे सकते हो कि किस के किस रेंज में चाहिए। आप ऑल लेना चाहोगे तो ऑल ले लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया अनदर कंप्यूटेशन। मेरे हिसाब से गलत आउटपुट है। तो गलत आउटपुट इसलिए क्योंकि मैंने सही पैरामीटर नहीं डिसाइड किया है। तो सम ऑफ सेल्स आई कैन डिसाइड द प्रॉपरली करेक्ट पैरामीटर। अगर मुझे एवरेज जानना है तो एवरेज में ये मेरा एवरेज है। आप ध्यान से देखो, बिलो लाइन इज नॉट चेंजिंग, इट इज अबव लाइन इज विच इज चेंजिंग अप। दिस इज अ माई कॉन्फिडेंस कि इतना तो एवरेज है ही है, मतलब इस रेंज में बाकी सब कैटेगरीज के इतना मुझे एवरेज मिलेगा। और उसके लिए मैं कितना श्योर हूँ, 95% श्योर। ठीक है, आप अगर फिल नहीं करोगे तो आप नन पे जा सकते हो, तो आपको कोई कलर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 2 लाइंस मिलेंगी। सेम मैक्सिमम बैंड में चाहिए या फिर आपको टोटल में चाहिए या एवरेज में चाहिए, तो देखिए एवरेज वाली लाइन ऑलरेडी है। ठीक है, मीडियन में चाहिए तो आपको मीडियन में मिल जाएगा। डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए वहां पे। तो बेस्ट मीडियन लाइन ये रही, और अबव में हमने एवरेज लाइन दे रखा है, तो उसके बीच में बैंड्स है। पर पेन करेंगे, पर सेल करेंगे, यू कैन डिसाइड एज पर योर सेल। ओके, तो उस सेल के हिसाब से, एंटायर टेबल के हिसाब से ये आउटपुट। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, तो उसमें 60% यहाँ है, 60 ऑफ 80% एवरेज यहाँ पर आउटपुट है। अगर आपको मान लीजिए 90% चाहिए, तो आप यहाँ पे बस ब्रैकेट में ऐसे 90 कर देंगे। आपको 40% चाहिए तो आप ऐसे कॉमा करके 40 भी लिख देंगे। ठीक है, कॉमा लिखिए यहाँ पे, यस, एंड यू विल गेट हियर 10%। तो देखो 10%, ये रहा आपका 40%, ये 60%, 90%। What is this? Is a confidence interval of time based on the our analysis. Okay. कंप्यूटेशनल में जाएंगे, यहाँ पे एक चीज और थी। आ, हाँ, ओके, शो द कैलकुलेशंस। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, तो इस हिसाब से आप देखो, तो आप कैटेगराइज को भी दे सकते हो कि इस रेंज में
कि कौन कौन CI कॉन्फिडेंस इंटरवल टाइम है आपका, ठीक है। मतलब इतना आपको कॉन्फिडेंस है कि दैट विल बी द आउटपुट। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, मैं एक बार फिर से सब कैटेगरी को यहाँ ड्रैग करता हूँ एंड आई एम ड्रैगिंग द सेल्स आल्सो एंड आई एम जस्ट ड्रैगिंग customer name something I'm dragging up. Okay, and I'm dragging the profit as well. तो ये मेरे सामने कस्टमर नेम आ गया। सब कैटेगरी को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, या फिर अगर मैं इसको हटाऊंगा तो और दिक्कत हो जाएगी। सो सब कैटेगरी के बेस पे मेरे सामने कुछ कस्टमर्स हैं ये, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गो टू एडवांस एनालिटिक्स अगेन एंड यहाँ पे ये मीडियन है। तो उससे पहले वाला जो वैल्यू था वो था रेंज के बेस का, एवरेज के बेस में, और ये मीडियन के बेस में, ठीक है। उसका CI जो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ टाइम है। So you will getting here as well. You can write with the band distribution. So it's the same output. Previous have with the your average and this is have the on median. अब इसी को आप इधर कांस्टेंट में भी कर सकते हो, तो कांस्टेंट में ये रही वो लाइन, ठीक है। If you want into an summation, you will get the sum also. So it depends on you what you required in this particular area. तो यहाँ पे जो है वो मीडियन का फॉर्मूला लगेगा, तो वो मीडियन के हिसाब से है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये सम आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मीडियन लेता हूँ, सो आई विल गेट दिस। जो बेस्ट रेंज जो है सेल की, सम ऑफ सेल्स की, वो ये बेस्ट रेंज है, मतलब इतना मीडियन है। कस्टमर नेम आप हटा सकते हो अगर आपको लगता है कि बहुत कंजस्टेड आ रहा है। सो यू विल सी दिस इज द मीडियन नाउ। सो इट्स अ बेस्ट रेंज, इट्स सिंपल लाइक विच आई टोल्ड यू इन द बॉक्स प्लॉट। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले में। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले की अगर हम बात करें, सो आई हैव दिस कस्टमर नेम एंड आई हैव अ प्रॉफिट, देन आई हैव सेल्स। मैं एक काम करता हूँ आपके सामने, मैं ना कस्टमर नेम में डाल देता हूँ सेल्स प्रॉफिट को लेके। मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ जिसको ना मैं इसको डायमेंशंस में कर देता हूँ और इसको भी मैं डायमेंशन में कर देता हूँ। तो मेरे सामने एक काफी ज्यादा स्कैटर्ड चार्ट आ रहा है, ठीक है। वो थोड़ा ज्यादा बेटर आउटपुट में आएगा। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ट्रेड लाइन दे देता हूँ। तो ये मेरे पास एक ट्रेड लाइन बन के आ गई। अब हम यहाँ पर आएंगे तो डिस्क्राइब द ट्रेड लाइन्स। अब ट्रेड लाइन्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इक्वल्स टू ये कुछ एक आउटपुट आ रहा है। अब मान लो, अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछो कि बताओ ये लाइन क्या समझा रही है मुझे, या ये जो मैंने आप निकाला है ये क्या समझा रहा है। तो मुझे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझाओ पहले, फिर मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज दिस ट्रेड लाइन्स मीन हियर। तो प्रॉफिट का ग्राफ इंक्रीज हुआ है। क्या, मैं समझा नहीं। तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है सर। अरे वो नहीं बताओ मुझे इंक्रीज क्या हुआ, वो तो यहाँ पे नहीं जानना है मुझे। मुझे जानना है ट्रेड लाइंस क्या कह रही है। वो प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज से मुझे क्या मतलब है, ऐसे समझो ना। कंपनी की वो तो पीछे भी कर सकता हूँ, दूसरे चार्ट्स भी तो हैं। ट्रेड लाइन से मुझे क्या फायदा हो रहा है, मेरे क्वेश्चन समझे। इससे मुझे क्या फायदा क्या हो रहा है ट्रेड लाइन से। वो तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वो तो मैं, और भी मेथड है ना। मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक प्रॉफिट को यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ, सेल्स को यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने बार चार्ट बना दिया, ठीक है। और मुझे किस रिस्पेक्ट में प्रॉफिट देखना है, ये रुको सेल्स को भी पहले ट्रेक कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा प्रॉफिट इतना है, सेल्स इतना है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि सर वो डायमेंशन में है, तो आप इसको भी डायमेंशन में करो। तो ये यहाँ पर जाना है, यहाँ पे अ, जैसे सेगमेंट में आप देखना चाहते हो सेगमेंट के हिसाब से, एंड लेट मी पुट इट हियर इन दिस वे। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ये आपका सेल्स है, इसमें इंक्रीज इन डिक्रीज से तो कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो कि आपको ये बता जाएगा कि अच्छा इस कैटेगरीज में ये प्रॉफिट है आपका, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ठीक है, ये बोल सकते हो कि हाँ यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। पर वो मेरे को नहीं जानना है, मेरे को जानना है कि ये ट्रेड लाइन्स यहाँ क्या कर रही है। मेरे सामने ये एक डेटा है बहुत ज्यादा स्कैटर, हर एक डेटा लिखा हुआ है। स्कैटरिंग का मतलब क्या है, विदाउट डायमेंशन यहाँ पे है,
विदाउट मेजर वैल्यू, ये क्या कह रहा है मेरे से, ये बताओ, व्हाट इज दिस सेइंग, मीनिंग क्या है इसका। देखो टैब्लू की 10 क्लासेस हो चुकी हैं, 11 ऑलमोस्ट, ठीक है, मुझे नहीं पता आपके पास कितनी रिकॉर्डिंग्स है, बस 10 से 11 क्लासेस हो चुकी हैं। आई कैन से ऑलमोस्ट 10 आवर्स 9 आवर्स, अगर मैं कुछ हाफ एफ आवर भी गिनूं और प्रैक्टिकल थोड़ा कम करूं तो फिर भी 10 घंटे मैंने पढ़ाया है, जिसमें चार्ट सारे पढ़ाए हैं, बट मैंने आई थिंक हर तरह की नॉलेज देने की कोशिश किया है। तो अब आपको चार्ट्स की नॉलेज नहीं चाहिए, फॉर्मेटिंग की नॉलेज नहीं चाहिए, आप अगर मुझसे बोलोगे ना सर फिर से बता दो, मैं 3 घंटे बैठूंगा या 2 घंटे किसी दिन क्लास ले लूंगा ना प्रॉपर, ऐसे मैं लेता हूँ वीकेंड में, जितना अभी तक पढ़ा है वो प्रॉपर रिवाइज करा दूंगा, हर एक चार्ट वापस से, क्योंकि वो बड़ा टास्क है ही नहीं, जितना अब तक पढ़ा वो तो टैबलू और चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है। ग्रुप बाय सेट एनालिसिस, एडवांस एनालिटिक्स, इसकी मैं मान सकता हूँ, दे रिक्वायर लिटिल बेटर explanations, they can, I can require, वो मैं मान सकता हूँ, बाकी ये charts is not required that much understanding, ठीक है, formatting is not required that much, इसलिए बार बार फोकस जहां दे रहा हूँ वहां आप मुझे समझा दो। देखो चलो मैं बता देता हूँ ऐसे, अगर आपको समझ में आया तो ये है आपका लीनियर रिकर्जन लाइन, ठीक है, लीनियर रिकर्जन लाइन है, जिसको आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, y is equals to a नॉट प्लस a1x, और अगर ये मल्टी वेरिएंट है तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है इसका y इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 डॉट 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 गो टू anxn, ठीक है, ये लीनियर रिकर्जन का फॉर्मूला होता है। मल्टी वेरिएंट कौन सा होता है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है, सो y इज योर, तो y is your dependent variable and these two are your coefficient, इसको हम इंटरसेप्ट एंड कांस्टेंट बोलते हैं, एंड दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और ये आपके कोफिशिएंट्स है। तो अगर मान लीजिए आपका कोई वैल्यू कुछ इस प्रकार से लिखा है y एंड x, ठीक है, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, x एंड y, अगर x1 है तो y2 है, x2 है तो y4 है, x4 है तो x3 है तो y9 है फॉर एग्जाम्पल, या 6 है, x4 है तो y8 है, ओके, x प्लस से 5 है तो y10 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x12 है तो y क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 24, ये आपने कैसे निकाला, क्योंकि आप क्लियरली डिफरेंस देख रहे हो, हर जगह ट्वाइस है, करेक्ट, ये जो y का आउटपुट है ये x पे डिपेंडेंट है, तो अगर मैं इससे आपसे बोलूँ कि इसका फॉर्मूला निकाल के दिखा दो मुझे, तो आप अगर थोड़े से, अगर आपको पता हो कि ए नॉट एंड A1 कैसे निकालते हैं, तो आप इसका फॉर्मूला निकाल लोगे, क्योंकि आपको फिर आपके सामने जो आउटपुट आएगा, तो पहले आप एक इक्वेशन बनाओगे इसकी, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो पहले आप फॉर्मूला बनाओगे, तो आपको पहले ए नॉट और A1 का फॉर्मूला बनाना है, जो कि होता है क्या होता था, हाँ, ए नॉट इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार x इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो x यहाँ पर क्या है, ये है आपका these वैल्यूज, एंड x बार क्या है आपका मीन, तो पहले आप इसका मीन कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका मीन आएगा, तो फिर आप एक अनदर टेबल बनाओगे x माइनस एक्स बार की, ठीक है, जो मान लो आपका मीन अगर आ गया है 4, तो 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4, फिर इसका समेशन करोगे, ठीक, इस वाली वैल्यू का, फिर ऐसे ही आप y का करोगे, y माइनस वाई बार का, फिर आपका जो भी आउटपुट आएगा, जो भी आपका एक आउटपुट आएगा,
फिर आपको x इंटू एक्स वाई आप एक अलग टेबल बनाओगे, और फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का एक अनदर टेबल बनाओगे, ताकि यहाँ पे फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करोगे, आपको a नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। फिर आप a1 का वैल्यू कैसे निकालते हो, तो a1 सेज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस जो भी आपका a नॉट का वैल्यू आया है, ठीक है, एंड यू विल गेट दी a1 वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल गई, कांस्टेंट वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके सामने इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन आपके सामने आएगी, फिर आपके सामने कुछ टेबल्स कुछ इस प्रकार से हैं, x y x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, फिर आपके सामने जो एक्स वाई टेबल बनाया था वो। अब जो आपके सामने एक, जो भी आपके सामने एक कोफिशिएंट मान लीजिए आप, मैं एक छोटा एग्जांपल दूं, मान लो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1.1 या समथिंग 1 मान लो, प्लस ए नॉट की ए नॉट की वैल्यू 1 आ गई, और a1 की वैल्यू आ गई मान लीजिए लेट्स से समथिंग लेट्स से 2 समथिंग आ गई, या इसको मान लो 0.1 आ गई, और इसकी वैल्यू आ गई समथिंग कॉल्ड लेट्स से 2 आ गई, 2 इंटू, या फिर 1.9 आ गई समथिंग, ठीक है, 1.9 इंटू वाई, सॉरी एक्स, ये आ गई वाई। अब आप क्या करोगे, अब आप दूसरी वाई की जो वैल्यू निकाल रहे हो, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, कैलकुलेटर पे जाता हूँ थोड़ा सा क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर मैं 0.1, ठीक है, प्लस करूं, सॉरी पहले मुझे 1.9 है ना, तो 1.9 इंटू 1 करूं, एंड देन प्लस 0.1 करूं, तो मेरे सामने क्या आएगा, 2 आएगा पहली वैल्यू। ओके, सेकेंड डेटा अगर मैं लिखूं, सेकेंड डेटा की अगर बात करूं, तो 1.9, ओके मैंने 0.1 दे रखा है, गलत है, वो ट्वाइस ही हो जाएगा। ओके, तो 1.9 एंड देन आई एम जस्ट सेइंग दस वैल्यू क्या है, इनटू है, राइट, तो इनटू 2, ओके, प्लस 0.1, तो 3.9, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 3.9 आ गई। तो जब 1 है, जो भी है मान लीजिए, जब हमने 1 किया तो 2 आई, जब हमने 2 किया तो यहाँ पे 4 है एक्चुअल वैल्यू, बट हमारा प्रेडिक्टिव आउटपुट क्या आया, 3.9। फिर हम मान लीजिए चलो एक और वैल्यू निकालते हैं, 3 को निकालते हैं, तो हमने अगर हमने 3 निकाला तो 3 इंटू 1.9, 5.7 प्लस 0.1, तो क्या आएगा 5.8। और जो हमारा प्रेडिक्टिव आउटपुट है वो हमारा क्या है, 6 है, जब हम 3 कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है और ये हमारा प्रेडिक्टिव आउटपुट है, इसको हम वाई वाई कैप बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप कैलकुलेट करोगे y माइनस वाई कैप, मतलब आपका एक्चुअल आउटपुट माइनस प्रिडिक्टिव आउटपुट, वो आपको एक मिलेगा, फिर आपको एक सम मिलेगा, आपको सम करना पड़ेगा, इसी चीज को समेशन में निकालना है। फिर आप करते हो y माइनस वाई कैप का स्क्वायर, या फिर आप बोल लो इसी को आप समेशन जो आपने किया होगा इसका आप स्क्वायर इसलिए करते हो क्योंकि आपका आउटपुट यहाँ पे लास्ट में 0 हो जाता है। तो आप ये करोगे ताकि आपके सामने वो एरर ना आए। फिर आप निकालोगे y माइनस वाई कैप हो गया, इससे आप करते हो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, तो सम ऑफ, हाँ, तो ये स्क्वायर निकालोगे, फिर आप निकालोगे इसका मीन भी निकालोगे, y माइनस वाई कैप का मीन भी निकालोगे आप, ठीक है, इसी का मीन निकालोगे। तो एक्चुअल में हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं, ये सब इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं, इसी को जो आप देखते हो ना y माइनस वाई कैप, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका एरर है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं एक छोटा सा बात बोलूं, तो यहाँ पे अगर 2 था और आपका आउटपुट 2 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट 0, y माइनस वाई कैप। यहाँ पे 4 था, इधर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 6 था, तो इधर क्या आएगा, 0.2 आएगा। अगर इसका भी मैं सम करूं तो आपके सामने आउटपुट क्या आएगा, 0.3। मतलब आपके सामने जो एरर निकल के आई y माइनस वाई कैप की, वो कितनी निकल के आई, 0.3। मतलब आपके डेटा का जो समेशन एरर है वो कितना है, 0.3 का एरर है। एक्चुअल आउटपुट से और इस आउटपुट के डेटा में जो एरर आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 डेटा सेट लिया मैंने,
इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 0.3 कितना होता है, पॉइंट समथिंग 06 होगा। हाँ 0.09 सॉरी, सो इट विल बी 0.09 और एरर कम होगी क्योंकि 0.3